नमस्कार विद्यार्थियों। व्यवहारवाद अध्याय के अंतर्गत आज हम अंतिम बिंदु पढ़ेंगे, व्यवहारवाद की आलोचनाएं अथवा सीमाएं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण एवं उपागम है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई। सर्वप्रथम ये आलोचना परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने शुरू की, क्योंकि वे व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। किंतु कुछ समय बाद अनेक व्यवहारवादियों ने भी ये अनुभव किया कि व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत कमियां हैं, जिन्हें उन्होंने व्यवहारवाद की सीमाएं कहा है। वस्तुतः उन्होंने परंपरावादियों से भिन्न आधारों पर व्यवहारवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले विद्वानों में आर्नल्ड ब्रेस्ट, लियो स्टॉस, सिबली किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहल, कार्ल एच डाइस आदि के नाम लिए जा सकते हैं। व्यवहारवाद की जो आलोचना इन्होंने बताई है वो इस प्रकार है। प्रथम है शब्दाडंबर का दोष। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अत्यंत उत्साह से आलोचना की है, किंतु वे स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की रचना में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शब्दावली तथा संप्रत्यय मात्र शब्दों का आडंबर बनकर रह गए हैं। उनके तर्क अर्थहीन और शब्द जाल दिखाई पड़ते हैं। दूसरी आलोचना है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है, किंतु आलोचकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन न तो संभव है न उचित है। जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करता है तो शोध संबंधी विषय के चुनाव तक में अपने मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों से प्रभावित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ है अच्छे एवं बुरे में अथवा उचित एवं अनुचित में भेद नहीं करना। तीसरी आलोचना है अंतर विरोध का दोष। व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। एक तरफ वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, किंतु दूसरी तरफ वे तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। इस प्रकार जब हम पहले कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, तो फिर हमें ये तय नहीं करना चाहिए कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है कौन सी बुरी है। चौथी आलोचना है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण, आंकड़े एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करते हैं, किंतु ये सब कार्य धन एवं समय की दृष्टि से अत्यंत खर्चीला सिद्ध होता है। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता तथा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं, किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान में आधारभूत अंतर दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीतिक विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाया जा सकता है। छठी आलोचना है सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं है। व्यवहारवादियों का विश्वास है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसा सामान्यीकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिनके आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा कार्यकलाप के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, किंतु वास्तव में अभी तक ऐसे किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में व्यवहारवादी असफल रहे हैं। आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित एवं सुस्थिर नियमों का निर्माण संभव ही नहीं है, इसलिए सही भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। सातवीं आलोचना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण एवं सही अध्ययन असंभव है, इसलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहे। मानव स्वभाव अत्यंत जटिल है और उसके अंतर्मन की गहराइयों एवं सूक्ष्मताओं को मालूम नहीं किया जा सकता, फिर भी इनका मापन तो संभव ही नहीं है। अंतिम आलोचना है लघु एवं वृत्त इकाई संबंधी समस्या।
व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं जो अनुचित हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्थानीय समूह के मतदान व्यवहार के अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को संपूर्ण समाज के संदर्भ में लागू करना उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार व्यवहारवाद में भी अनेक कमियां हैं, व्यवहारवाद की अनेक सीमाएं हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।